हेलो, यस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड की बात करी थी। आपको मैंने फॉरेन ट्रेड में 5 बातें बताई। पहला, बैकग्राउंड। आपको बताया मैंने कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड अंग्रेज़ों के आने के पहले बहुत अच्छा था, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही सीमित रह गया, लेकिन उनके आने से पहले हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी खुल के ट्रेड करते थे। और मैंने आपको बताया बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर मिलता था। हम इंडिया से बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का माल बाहर भेजते थे और बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर रिसीव होता था। ये हमारा बैकग्राउंड। 5 पॉइंट पढ़ाए मैंने तुम्हें, बैकग्राउंड। सेकंड पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया कंपोजिशन। हमारे फॉरेन ट्रेड में क्या होता था अंग्रेज़ों के आने के बाद कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते थे, उन्हीं रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बन के हमारे देश में वापस आ जाता। तो बेकारी था ये कि हमारे यहाँ से ही फिनिश गुड जाता था, अरे रॉ मटेरियल जाता था और वही फिनिश गुड बन के वापस हमारे देश में आ जाता था। तो आपको बहुत बार बताई मैंने बात कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल के तो एक्सपोर्टर बन गए थे और फिनिश गुड के इम्पोर्ट करते थे हम फिनिश गुड, और एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को डायरेक्शन बताया। हमारा 50% ज़्यादा फॉरेन ट्रेड सिर्फ किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ, और बाकी का दूसरे छोटे मोटे देशों के साथ। उस समय तो श्रीलंका वगैरह सब अभी भी छोटे मोटे ही है हमारे सामने तो, लेकिन बहुत छोटे देश होते। इनके साथ बड़े देशों में हमारा पूरा ट्रेडिंग किसके साथ होती थी, ज़्यादातर ब्रिटेन के साथ। फिर चौथे पॉइंट में मैंने आपको बताया लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। इन्होंने स्विस कैनाल बनाया, वो इनकी एक बहुत बड़ी देन है। लेकिन वो स्विस कैनाल क्यों बनाया, 2 कारणों से। एक तो इन्हें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम करना था, और दूसरा रिस्क को कम करना था, डिस्टेंस को कम करना था। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम करना था और डिस्टेंस को, क्योंकि पहले इन्हें ब्रिटेन माल पहुंचाने के लिए साउथ अफ्रीका से रूट होकर जाना पड़ता था हमारे शिप को। लेकिन स्विस कैनाल बनने से एक डायरेक्ट रूट मिल गया हमें, जिससे कि हम लोग सीधा इंडिया से ब्रिटेन माल भेज सकते थे या मंगवा। इससे हमारी शिपिंग कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन वो फ़ायदा देखकर इन्होंने, ये बात इसमें लिखी भी नहीं है, शिपिंग कंपनियों ने भी क्या करा कि इन्होंने ज़्यादातर टेंडर अपनी जो दूसरी ब्रिटेन की शिपिंग कंपनीज थी उन्हें देने लग गए। इंडिया की जो शिपिंग कंपनीज थी उन्हें इन्होंने टेंडर देना बंद कर दिया। तो इंडिया की बहुत सारी शिपिंग कंपनियों को उसके बाद फिर क्या हुआ, नुकसान भी हुआ। कंपटीशन इतना ज़्यादा देखने को मिला, ब्रिटेन की भी शिपिंग कंपनीज आ गई यहाँ पर, ठीक है, और इंडिया की भी शिपिंग कंपनीज थी। उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो कुछ शिपिंग कंपनीज ने शिपिंग के बिजनेस से ही एग्जिट कर लिया। ठीक है, खैर वो पार्ट ऑफ कंपटीशन की वजह से भी था। आगे इसके बाद हम लोगों ने बात करी चौथे पॉइंट में लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस की। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था और हमारा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत सारा सरप्लस मिलता था, लेकिन वो सरप्लस हमारे किसी काम का नहीं था। 3-4 कारण उसके याद रखना। एक मेन कारण याद रखना पहले तो, कि एक्सपोर्ट करने की वजह से हमारे खुद के देश में फूड ग्रेन की शॉर्टेज आ गई। किसकी शॉर्टेज आ गई, हम जैसे जैसे वहाँ एक्सपोर्ट करते गए हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स थे जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा थी, वो भी हम एक्सपोर्ट कर देते तो हमें उसकी भी शॉर्टेज आने। इसके बाद 5वां पॉइंट पढ़ाया था मैंने, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। क्या बताया था, जिसे इकोनॉमिक ड्रेन भी कहा जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों से जो एक्सपोर्ट सरप्लस आता था वो ये लोग अपनी ही चीज़ों में यूज़ करते थे। 3 मेन जगह पर ये लोग यूज़ करते थे। वॉर के एक्सपेंसेस मीट आउट करने में, वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस आया, या फिर अपने इंडिया के ऑफिसेस ब्रिटेन में सेटअप करते थे ये लोग, या फिर कुछ इनविजिबल आइटम्स पे, जैसे कि टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन चीज़ों पे। अब ये नहीं कहेंगे कि ये ख़राब था या अच्छा था, इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि बैंकिंग पे खर्च करना ख़राब होता है। मैं ये कहूँगा बस कि ये उस समय की नीड ऑफ द आवर नहीं था। उस समय नीड ऑफ द आवर कुछ और था। उस समय ये पैसा कहीं और भी खर्च किया जा सकता था, और ये तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी थी कि हमारे ही चीज़ों को बाहर भेजकर पैसा लाना और वो पैसों से इन चीज़ों पे खर्च करना जो उस समय ज़रूरी नहीं था। आज ज़रूरी होगा लेकिन उस समय तो नहीं था। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड में कल कर ली। आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। किसकी बात करेंगे, सर आपने हमें बताया अंग्रेज़ जब छोड़ के गए तो एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं था, इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी, और फॉरेन ट्रेड भी इतना अच्छा। हम अच्छे थे, हम मतलब कि चलो धंधा अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हमारी
हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो ख़राब थी, चलो इंडस्ट्री ख़राब है, ये ख़राब है, हेल्थ अच्छी थी हमारी, हेल्थ सोशली डेवलप थे हम, सामाजिक रूप में हम लोग डेवलप थे एज अ सोसाइटी, ठीक है। हमारा जो क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अगर ख़राब भी था तो हमारा इंडिविजुअल स्टैंडर्ड और सोशल स्टैंडर्ड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, ये सब चीज़ें डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आती है। किस में आती है? मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो। किसी भी देश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल जज करना हो तो उस देश में 5 चीज़ें नापी जाती है: बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या क्या? बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये सब चीज़ों से जज किया जाता है कि वहाँ का डेमोग्राफिक कंडीशन अच्छा है कि बुरा है। सुनना बराबर से। पूरे वर्ल्ड में डेमोग्राफिक पीरियड को 3 हिस्सों में बांटा गया: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 उसे कहते हैं जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टेज 1 ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का स्टेज 1, जहाँ बर्थ रेट भी हाई होता है और सेकेंड स्टेज होती है जहाँ बर्थ रेट थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, डेथ रेट अभी भी हाई होता है, सॉरी, डेथ रेट कंट्रोल में आ जाता है लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई होता है। और तीसरी स्टेज होती है जहाँ बर्थ रेट भी नीचे आ जाता है और इंडिया अभी दूसरी स्टेज में है और उस समय हम पहली स्टेज में थे। कब? अंग्रेजों के समय, जब हमारा बर्थ रेट भी हाई था और सर ये पढ़ाने से पहले एक बार बर्थ रेट और हाई डेथ रेट क्या होता है ये तो बताओ। देखो सुनो, बर्थ रेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में, अब वो एरिया इंडिया होगा, राजस्थान होगा, चाइना होगा, बिहार होगा, वो एरिया कुछ भी हो सकता है, कोटा होगा, जहाँ की भी बर्थ रेट आपको नापनी है। एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोग रहते थे। 1 साल बाद जब हम वहाँ गए तो 70 लोग और आ गए, तो वहाँ हो गए 1070। तो बर्थ रेट कहलाएगी 70 पर 1000। क्या कहलाएगी? 70 पर 1000। मतलब हर 1000 पे वहाँ पे कितने लोग मिलते हैं? तो अब ये बच्चा ऐसे पढ़ लेता है 1000 पे 70, मतलब 1000 में से 70 ही मिलेंगे वहाँ पे। 1000 थे, अगली बार जाओगे तो 70 और ऐड होने कर आ गएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1070। अब बर्थ रेट को आप पर 1000 नाप सकते हो, पर 100, पर लाख, जिस देश को जैसे नापना हो नापे, उससे कंक्लूजन सेम निकलता है। कंक्लूजन सेम निकलता है। आप 1000 पे नापोगे तो 70 आएगा, आप लाख पे नापोगे तो अपने आप 700 हो जाएगा। जब यहाँ 0 बढ़ी है तो वहाँ भी 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, आप पर 1000 भी नाप सकते हो, पर लाख भी नाप सकते हो। इंडिया में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे, तो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन सी स्टेज में थे? स्टेज 1 में। क्यों ऐसा? बर्थ रेट हाई क्यों थी? बर्थ रेट आज भी हाई है, उस समय तो बहुत ही हाई थी। बहुत बढ़िया बेटा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा सोशली भी हम इतने डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। आज जैसे सरकार अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम्स चलाती है, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो उसने बोला वो भी एक रीज़न था, ठीक है, लिख मत देना लेकिन। तो ये सुनो मेरी बात, बर्थ रेट इसलिए भी हाई था, सबसे मेन कारण बर्थ रेट का होता है ना आज भी, वो लिटरेसी है। सरकार इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कितने भी प्रोग्राम चला दे, इंसेंटिव्स दे दे, कुछ भी दे दे, ये चीज़ ऐसी होती है जो सोसाइटी पे निर्भर करती है कि वो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। उस समय एज अ सोसाइटी हम उतने डेवलप नहीं थे, इसलिए बर्थ रेट बहुत हाई था। इसमें सबसे बड़ा कारण मैं लिटरेसी को दूंगा, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। उस समय हमारा लिटरेसी रेशो 16% था, सिर्फ 16, मतलब हर 100 में से सिर्फ 16 लोग भारत में पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे से मेरा मतलब है पढ़ना और लिखना जानते थे। दे नो हाउ टू राइट, दे नो हाउ टू रीड। लिटरेसी का मतलब होता है रीडिंग और राइटिंग, जानता हो बस। तो जैसे आज अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो MP है, जो MLA है,
ठीक है, हम उन्हें अनपढ़ नहीं कह सकते, वो लिटरेट है क्योंकि वो 8वीं तक 10वीं तक पढ़े हुए हैं। तो वो लिखना और पढ़ना, जो लिखना और पढ़ना भी नहीं जानता, ये भी नहीं देख पा रहा ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर ये हिंदी है तो ये क्या लिखा हुआ है, और ये इंग्लिश है तो क्या लिखा हुआ है, उसे लिखना और पढ़ना भी नहीं आ रहा, ऐसे भी लोग हैं, तो उसे हम इलिटरेट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सिर्फ 16% तो लिटरेट थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे, 84% तो ऐसे थे जो लिखा हुआ क्या है, पढ़ा लिखना पढ़ना भी। तो इतनी बुरी जब किसी देश की हालत होगी तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों हाई था? मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। हाँ, तू हो क्या आया होगा उस जमाने में, बराबर कुछ समय बिताया होगा। तो सुनो, मेल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें क्यों थी, बात मत कर। हमारा मेडिकल साइंस आज इतना आगे बढ़ चुका है कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज है आज, और उस समय निमोनिया का भी इलाज नहीं था। मतलब किसी को ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाए ना तो 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो निकल लेगा वो, ऐसी हालत थी। सोचने वाली बात है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ऐसी हालत थी कि हमारे यहाँ टीबी का इलाज नहीं था, ठीक है, निमोनिया का इलाज नहीं था, ठीक है, हाई फीवर अगर हो जाए तो इतनी बुरी हालत थी। तो अगर कोई पूछे डेथ रेट हाई क्यों था तो आप बोलोगे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी। बर्थ रेट हाई क्यों था? लिटरेसी रेशियो, उसका सबसे बड़ा कारण। खैर, तो हमारे यहाँ बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन का जितना ग्रोथ होना चाहिए था ना उतना नहीं हो रहा था हमारे देश में। आज हमारे देश में पॉपुलेशन, हम दुनिया में नंबर 2 पे आते हैं चाइना के बाद। फिर भी आप लोग सर्च करना, आपको पता चलेगा इंडिया के लिए कहा जाता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, ठीक है, हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है, और हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। रीज़न, इंडिया एकमात्र वर्ल्ड की ऐसी इकोनॉमी है जिसका 70% आबादी यूथ है। ये चीज़ चाइना में भी नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 है, हम नंबर 2 है, लेकिन हमारे साथ सबसे अच्छी बड़ी क्या है, हम लोग अभी, जैसे उस समय हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट फेज़ था, ठीक है, अभी हम सेकंड फेज़ में हैं। आने वाले समय में हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट है, बर्डन नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन उनके लिए बर्डन बनती जा रही है, ठीक है। मेरे चलो देखो आगे, हमारा बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई था। हाँ, अभी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्टेज पे है। अभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए बर्डन नहीं है, हमारे लिए एसेट है, क्योंकि जिस देश की 70% पॉपुलेशन यूथ हो वो हमारे लिए हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाएगी। उस समय क्या हो रहा था, हमारी पॉपुलेशन, डेथ रेट भी हाई था, बर्थ रेट भी हाई था, तो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ दिखनी चाहिए थी वो ग्रोथ हमें दिख ही नहीं रही थी, ठीक है। तो हमारा देश उस समय कहलाता था ईयर, वो जो समय था ना हमारा 1926 के अराउंड, वो कहलाता था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहलाता था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन से हमारे जीडीपी पे जो ग्रोथ रेट आना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी उतनी नहीं थी, और जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ना चाहिए था उतनी तेजी से जीडीपी भी नहीं बढ़ रहा था, और बर्थ रेट इतनी हाई थी। तो ये समझने वाली बात है ना कि भाई पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है, और काम नहीं आ रहे हमें, ठीक है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। हमें जो इकोनॉमी को जो एक्सपेक्टेशन थी वो ग्रोथ रेट अचीव नहीं हो पाया, तो इसलिए वो साल कहलाया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये सब डेटा हम लोगों को पता चलता है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सेंसस से पहले भी बात हुई थी। तो इस टॉपिक में ये भी बता रखा है कि अंग्रेज़ों के समय एक अच्छी प्रथा शुरू हुई सेंसस की। हमारे देश का पहला सेंसस जो था वो 1881 में हुआ। कब हुआ? यही होगा शायद, हाँ, 1880। और उसके बाद हम हर 10 साल में सेंसस करते हैं, आज तक वो प्रथा चालू है। 2011 में हमारा सेंसस हुआ था, 2021 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, और अब इंशाअल्लाह इस साल 2022 में वो सेंसस होगा। सरकार ने इस बार लॉन्च किया है कि इस बार हम लोग सेंसस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेंगे, ई सेंसस होगा इस बार, और इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम ले रही है प्रिपरेशन में, और गवर्नमेंट ने ये इशू किया है कि इस बार हम ई सेंसस करेंगे। सेंसस जब होता है बेटा तो एक एक चीज़ पूछी जाती है आपसे
घर में कितने लोग हैं, मेल मेंबर कितने हैं, फीमेल मेंबर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कमाने वाले लोग कितने हैं, और एक जने पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं। ये भी पूछा जाता है कि मैं कमाने वाला हूँ और मेरे घर में 4 लोग हैं और वो चारों मेरे पे डिपेंडेंट है, तो वो भी लिखा जाता है। ये पूरे डेटा को कंपाइल किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है और उसके बाद पब्लिक डोमेन में डाला जाता है और हमें जानकारी मिलती है। सेंसस का डेटा भी 100% एक्यूरेट नहीं होता इंडिया जैसी कंट्री में, तो क्योंकि हमारे यहाँ सब लोगों तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। अब जो घर वर हमें पता है ये घर है तो चले गए, अब जो लोग रोड पे रह रहे हैं, ठीक है, इस तरह के निवासों पे रहते हैं, उस तक पहुँच पाना मुश्किल है, तो वो चीज़ कई बार सेंसस से रह जाती है। तो सेंसस का डेटा इसलिए अच्छा है क्योंकि वो ऑफिशियल डेटा है, सरकार ने रिलीज़ किया है। लेकिन ये मत बोल देना कि वो एकदम 100% एक्यूरेट है। एक्यूरेट तो दुनिया का कोई डेटा हो ही नहीं सकता। इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश का डेटा इतना एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन हाँ, ऑफिशियल डेटा है। सेंसस से अगर मैं ये जानकारी सारी जो निकाल के लाया, सेंसस से निकाल के लाया हूँ, तो वो उसमें कोई शक नहीं है। वो आप चार जगह भी देखोगे ना, तो चारों जगह वो डेटा सेम मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ से लिया गया है, सेंसस। तो हमारे देश में पहला सेंसस 82 में हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना, 82 में हुआ, 81 में सॉरी, लेकिन वो शुरू 72 में हुआ था। हमने सेंसस स्टार्ट कब किया और कंप्लीट कब हुआ? 9 साल लग गए हमें सेंसस को कंप्लीट करने में। आज ऐसा नहीं होता। आज 2022 में सेंसस होगा तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसा 10 साल तक चलता नहीं रहेगा। तुम्हें कहा 10 साल में होता है तो 10 साल तक ये पहला वाला चलता है, फिर वो निमटता है, 10 साल में फिर अगला शुरू होता है। ऐसा नहीं, हर 10-10 साल में करते हैं, लेकिन करने में कोई 1 साल लगता है पूरा। लेकिन उस समय कितना समय, रिसोर्सेस कम थे ना। 1872 में हमारा सेंसस स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कब हुआ? 81 में, ठीक है। और उस सेंसस से हमें कुछ जानकारियां मिली थी जो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल था। बैकग्राउंड, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड ऑन, इंडिया वॉज ऑन द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे हम। कब तक? 1921। किस में थे हम? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में। क्या होता है फर्स्ट स्टेज में? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। ये दोनों बहुत हाई थी, इसलिए हम स्टेगनेंट पॉपुलेशन के फेज में पहुंच चुके थे। उसे बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ वाज नॉट गुड। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ, जीडीपी की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं थी। चाइना के बारे में अभी एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कि चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई और वो उन पे बर्डन बढ़ती गई। हमारे साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए बर्डन नहीं है, अभी बताया मैंने, वो एसेट है हमारे लिए। क्यों है एसेट? अभी एक चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे अपन लोग। सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारी पॉपुलेशन का साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, सब कुछ कंट्री के बारे में जानना हो तो उसका क्या जानो? सेंसस। अभी 22 में सेंसस होगा ना, आपके सेशन के पहले कंप्लीट हो गया, तो उसमें जो डेटा आएगा वो एकदम फिल्टर हो गया, शानदार डेटा आएगा। तुम्हें बर्थ रेट, डेथ रेट, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है, सब कुछ एक्यूरेट जानकारी तुम्हें कहाँ मिल जाएगी? सेंसस में, ठीक है। इस बार गवर्नमेंट सेंसस का ऐप भी लॉन्च करेगी। तुम प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हो, वो ऐप खोलो और वो ऐप पे सारी चीज़ फिल्टर होकर आ जाएगी, तो तुम्हें वो सारा डेटा एकदम कंप्रेस फॉर्म में अच्छे से एक जगह पे मिल जाएगा। इसलिए सरकार थोड़ा सा टाइम ले रही है कि वो इस बार का सेंसस पूरी तरीके से ई मोड में करना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है। इस बार जो बजट भी आया था ना, वो भी वो वाला आया था। अभी तुम्हें एक चैप्टर बजट भी है, मैक्रो में पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा बजट आया था ना, वो बजट भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐप के जरिए आया था। मैंने वो ऐप डाउनलोड करी, बजट 2021, उसमें सारी चीज़ें पता चल गई। गवर्नमेंट ने इस बार कहाँ खर्चा किया, टैक्स से कितना पैसा आया, ठीक है। हमें सरकार की नीतियों के बारे में पढ़ना हो ना, तो सबसे अच्छा होता है उसका बजट पढ़ो। टीवी में क्या आ रहा है, बकवास हो, तो डिबेट चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो तो कुछ देखना ही नहीं है। ऑफिशियल जो सबसे होता है वो बजट होता है। बजट पढ़ो, पता चल जाएगा सरकार के पास इतना पैसा आया, यहाँ खर्च किया, आप उस पर अपना ओपिनियन निकालो, अच्छा किया बुरा किया वो आप पढ़ के पता लगा सकते। तो सेंसस, हाँ चलो आगे आओ। 15वां सेंसस हमारा 2011 में कंप्लीट हो चुका था। कौन सा सेंसस? ये जिन को मैंने बोल्ड कर रखा है, इस पे से एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ से डेटा आएगा कि बर्थ रेट कितनी थी, डेथ रेट कितनी थी। मैंने बोल ही दिया सब हाई थी। देखो
बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई। बर्थ रेट कितनी थी? 48 पर 1000, जो आज कम होकर, उस समय कम होकर 40 हुई इंडिपेंडेंस के वक्त, और आज कितनी है? आज 20 जी। बर्थ रेट पर 1000 कितनी है? 20। मतलब एक एरिया में अगर 1000 है तो आपको 1000 के ऊपर कितने मिलेंगे? 20। तो बर्थ रेट तो अभी भी थोड़ी सी हाई है, 27 से हम कहाँ पहुँचे हैं? 20 पे। तो अगर उनको गाली दे रहे हैं तो हमने भी बहुत ज़्यादा अच्छा तो काम किया नहीं है, क्योंकि 47 में वो आज़ाद हुए, तो 41 में कितना था? 27। आज कितना हो गया? तो बर्थ रेट में हमने उतना कंट्रोल, लेकिन तुम देखो डेथ रेट में किया है। उस समय हमारी डेथ रेट कितनी थी? यहाँ देखो 42, जो कम होकर कितनी हो गई? 27, और आज हो गई 6.4। 27 से कितनी हो गई? आपसे कोई पूछे डेथ रेट कंट्रोल में कैसे आ गई, तो हमने मेडिकल के ऊपर काम किया। उस समय जितने हॉस्पिटल थे आज देखो, उस समय जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी आज देखो। ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि जितने उस समय डिस्पेंसरी थी ना, उतने आज हॉस्पिटल है। सुनिए मेरी बात, उस समय जितनी सिर्फ डिस्पेंसरीज थी ना, उतने तो हमने हॉस्पिटल्स क्रिएट किए आज। भले वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ में। भले वो पैसे ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, अंधी मचा रहा है, दुनिया भर के एक्सरे लिख रहा है, दुनिया भर की जांच लिख रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ को बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सरकार अपने लेवल पे हेल्थ को उतना ऊंचा नहीं ले जा पाती अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट, हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी। अभी तुम यहाँ जितने भी बैठे हो सब प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छे हैं बुरे हैं वो एक अलग चर्चा है, लेकिन स्कूल तो मिल गया ना, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल गया, ठीक है। गवर्नमेंट के भरोसे रहते तो वो पता नहीं कभी मिलता। तो प्राइवेट सेक्टर, अभी एक चैप्टर आएगा ह्यूमन कैपिटल, उसमें बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ और एजुकेशन को ग्रो करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चलो कल देखेंगे बाकी। बाय।